निम्न प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। चर्चा चल रही थी जोरों शोरों से एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी के जो क्लास 8वीं की हमारे आते किताब थी उसमें अपन है वो लगभग चौथा अध्याय है, उसकी क्लासें अपन चल रही है। और उसके साथ साथ में पीछे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक पार्ट से संबंधित, उन पर भी अपन चर्चा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तहत अपन ने, मैं आपको बता दूं कि जो अपना अध्याय पहला है, कौन सा अध्याय, अध्याय पहला, उसका एक वीडियो बनाया है, एक क्लास है पार्ट 1 के नाम से। फिर जो अपना अध्याय दूसरा है उसके 2 वीडियो है। किससे संबंधित? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे संबंधित। बाकी जो क्लासें अपलोड की गई थी पूरे चैप्टर से संबंधित, वो तो अलग से है। अध्याय 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 भाग है। फिर जो अध्याय 3 आता है उसमें भी पार्ट 1 है और उसके साथ साथ में पार्ट 2 है। कहां तक अपन ने चर्चा कर ली है? पार्ट 1 की जो क्लास है वो अपने YouTube चैनल पर अवेलेबल है। अध्याय 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की क्लासें महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित अपने शब्दवाणी क्लासेज पर अपलोड की जा चुकी है। अब अध्याय जो तीसरा है उसमें जो पार्ट 1 था, जहां पर अपन ने पर्सन 1 से लेकर 18 तक का अध्ययन कर लिया है, वो भी क्लास अपलोड की जा चुकी है। आज अपन पढ़ रहे हैं अध्याय 3 का पार्ट 2, जिसमें अपन 18 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चनों को सरल करने का, समझने का जो अपना अनुमान है वो बैठाएंगे, उनको पढ़ेंगे। श्री राम। तो अध्याय 1, श्री राम, अध्याय 1 में पार्ट 1 और अध्याय 2 में पार्ट 1 और 2 के बारे में। किसके बारे में? तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनसे संबंधित क्लास है। अध्याय का नाम भी मैंने इतने अच्छी तरीके से पढ़ा है, मेरे को लगातार अध्याय के नाम है वो याद होते आ रहे। अध्याय पहला था कैसे, कब और कहां। अध्याय दूसरा कौन सा था? अध्याय दूसरा था कंपनी व्यापार से लेकर साम्राज्य तक। अध्याय तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी का शासन, किस प्रकार कंपनी ने अपनी सत्ता थी वो ग्रामीण क्षेत्रों पर किसानों को कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में अध्याय चौथा आता है, उसके बारे में अपनी क्लासें हैं वो अपलोड हो रही है। उसका नाम था आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चौथे अध्याय तक पढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय तक लगातार मुझे नाम भी याद है अध्याय के, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से जो पढ़ा है, हर चीज को समझ समझ कर पढ़ा है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन और अध्याय तीसरे के 19वें क्वेश्चन की तरफ। नील की खेती जो की जाती थी उसके 2 मुख्य तरीके कौन से थे? चर्चा चल रही थी नील की खेती के बारे में। जो अंग्रेज थे वो भारतीय किसानों से नील उगवाना चाहते थे, नील की फसल पैदा करवाना चाहते थे, क्योंकि यूरोपीय बाजारों में नील की भारी मांग थी। और विशेषकर जो भारतीय क्षेत्र का नील था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो नील उगाया जाता था उसकी भारी मांग थी। और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था जो यूरोप, ब्रिटेन में जो नील जाता था उसमें से 95% नील था वो कहां से आता था? वो अपने भारत से जाता था। अब नील की खेती के 2 तरीके कौन कौन से थे? तो नील की खेती के 2 तरीके थे, एक था निज और एक था रेती। निज और रेती दोनों में क्या होता था? अब देखो 2 तरीके थे, एक था निज और एक था रेती। निज में क्या होता था? जो अंग्रेज थे ना वो खुद जमीन लेने लगे, एक जमीन का टुकड़ा लेते, उसके आसपास वाले किसानों को भगाते और वो भी जमीन अपने में कब्जे में ले लेते। उनको कहा जाता बगान मालिक।
बागान मालिक। निज में बागान मालिक खुद अपनी जमीन लेते, अपनी खुद की बड़ी स्तर की जमीन, और जमीन पर विभिन्न प्रकार के किसानों को लाकर अपनी जमीन पर खेती करवाते थे। यह तो तरीका था निज तरीका, जो बागान मालिक थे वो खुद खेती करवाते थे। अब जब इसमें समस्या क्या आई ये भी अपन ने पढ़ा था। इसमें अपन ने पढ़ा था कि 1 बीघा खेत को जोतने के लिए 2 हल चाहिए। तो अगर किसी बागान मालिक के पास में 2000 बीघा खेत था तो उसके लिए, अगर माना कि 1000 बीघा था तो उसके लिए 2000 बैल चाहिए, 2000 हल चाहिए। और नील की खेती उस समय होती थी जब किसान बाकी फसलों में व्यस्त रहते थे, तो किसान इनकी मदद के लिए आ नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे ये निज खेती की समस्या आने लगी। फिर एक व्यवस्था आई, रेयती व्यवस्था। रेयती व्यवस्था में क्या होता था, बागान मालिक थे वो किसानों से अनुबंध करने लगे कि आप क्या करो, अपनी जो भूमि है उसके 25% भाग पर, अपने 25% जो भूमि कुल है उसके 25%, मतलब अगर किसान के पास में ये इतनी भूमि है तो उसका 25%, मतलब कुल भूमि है 100%, कुल है 100%, 100% का 25%, इसका कितना होगा, चौथा भाग। तो एक 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 एक, ये 4 भाग हो गए। इसमें से ये जो चौथा भाग बढ़ता है, इतने भाग में अगर किसान के पास में इतनी भूमि है तो उसके 25% भाग पर किसान को नील की खेती करनी पड़ती। यह रेयती के तहत बागान मालिकों का किसान के साथ अनुबंध किया गया। और कौन सी भूमि पर, ऐसी भूमि पर जो सबसे ज्यादा उपजाऊ हो। अब किसान सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करवाने में हिचकिचा रहे थे। वो अपने जो धान की खेती थी, अन्य फसलों की खेती थी, वो उस उपजाऊ जमीन पर करना चाहते थे। अब इसके तहत किसानों को क्या कर दिया जाता, किसानों को कर दिया जाता, उनको ब्याज पर रुपए दिए जाते, ऋण दिया जाता। और जब एक बार वो खेती करके अपनी जो फसल बागान मालिकों को देते, बागान मालिक उनको दोबारा फिर कर देते। इस प्रकार वो ब्याज के तले दबने लगे। तो यह समस्या थी। तो फिर वो जो रेयती करने वाले बागान मालिक थे, जमींदार थे, उन सबको अपन ने पढ़ा था जो अगला पार्ट उसमें कि ये दीकू मानते थे। तो ये था, 2 व्यवस्था थी, निज और रेयती। अगला क्वेश्चन, गुलाम शब्द का क्या अर्थ है। गुलाम कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने मर्जी से काम करे। मर्जी से काम करेगा वो तो स्वतंत्र होगा, जो मर्जी से काम करेगा वो स्वतंत्र होगा। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है और जिसके पास कोई आजादी नहीं होती। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास या स्वामी की संपत्ति होता है और जिसके पास कोई आजादी नहीं होती, जो गुलाम, जो उसका स्वामी कहता वो उसको करना पड़ता। एक स्वतंत्र किसान, एक ब्रिटिश सरकार का अधिकारी नहीं। अपना जो इसका ख आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिग्यू में फ्रांसीसी बागान मालिकों के खिलाफ गुलामों ने कब बगावत कर दी थी। जो कैरेबियाई द्वीप समूह है, जहां पर अपने वर्तमान में वेस्ट इंडीज, क्यूबा, हयाती नाम के ये देश है, वहां पर जो सेंट डोमिग्यू है, वहां पे फ्रांसीसी बागान मालिकों के खिलाफ गुलामों ने बगावत कर दी। अब ये बगावत कब की, तो ये बगावत की उन्होंने 1791 में। कब की थी, 1791 में इन्होंने क्या कर दी थी, बगावत कर दी थी। किन के खिलाफ, फ्रांसीसी बागान मालिकों के खिलाफ। मगर मतलब जो फ्रांसीसी बागान मालिक थे वो भारत में ही नहीं, भारत से पहले दूसरे देशों में भी जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। तो वहां पर बागान मालिकों के खिलाफ गुलाम ने अगस्त 1791 में बगावत कर दी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त कर दी थी, जिसके बाद कैरेबियाई द्वीप समूह में नील की खेती ठप हो गई। अब जब 1791 में उन्होंने बगावत कर दी दासों ने कि साहब हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, तब उन्होंने जो दास प्रथा थी वो समाप्त कर दी। और उसके बाद में कैरेबियाई नील देशों की खेती ठप हो गई थी। आपको बताना है कि दास प्रथा समाप्त कब की, तो दास प्रथा 1791 में उन्होंने बगावत की थी। और उसके 1 साल बाद 1792 में जो कैरेबियाई द्वीप समूह थे वहां पर दास प्रथा समाप्त कर दी गई। दास प्रथा
समाप्त कर दी। ये अपना क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बीघा क्या है? बीघा, बीघा का मतलब क्या होता है? नील मापने का बर्तन है बीघा, या फिर जमीन की एक माप? अंग्रेजों से पहले इसका आकार अलग अलग होता था, सही है। एक प्रकार का कर है या एक कृषि उपकरण है? तो आपको बता दूं कि बीघा क्या है, तो यह जमीन की एक माप है, जमीन की एक माप है। अंग्रेज आए उससे पहले भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बीघा का माप अलग अलग होता था, और वर्तमान में भी देखें तो अपने राजस्थान में, जैसे कि विशेषकर मारवाड़ अंचल में देखें तो लोग दो प्रकार के बीघे, एक देसी बीघा और एक सरकारी बीघा। लेकिन अगर विशेषकर बीघे की बात करें तो बीघा में कितनी जमीन आती है? तो इसमें लगभग 27,000 के आसपास, 27,000 स्क्वायर फीट के आसपास की जमीन होती है। वो लगभग सभी राज्यों में मान्य है, 27,000 के आसपास, कोई थोड़े से ऊपर कोई थोड़े से कम। 27,000 स्क्वायर फीट बीघा की जो जमीन होती है उसे बीघा मापा जाता है। तो बीघा क्या है? जमीन की एक माप है। अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, बंगाल में अंग्रेजों ने एक बीघा क्षेत्रफल को कितने एकड़ के बराबर तय कर दिया था? अब अंग्रेजों को बीघा समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि अगर 1 एकड़ भूमि है तो उसमें बीघा कितना माने, 1 एकड़ में कितने बीघे? तो बंगाल में अंग्रेजों ने 1 बीघा क्षेत्रफल को कितने एकड़ के बराबर तय कर दिया? तो उन्होंने कहा कि 1 बीघा मतलब 1/3 एकड़। 1/3 एकड़ कैसे? मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये एक जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है। अब ये कितनी है? ये माना कि ये 1 एकड़ है। कितनी है? 1 एकड़। ये कितनी है? ये 1 एकड़ जमीन है। कितनी है? 1 एकड़ जमीन। तो इसमें कितने बीघे होंगे? 1/3। 1/3 मतलब इसके 3 भाग करो, तिहाई मतलब 3 भाग, ये 3 भाग, 1 2 3 भाग। 3 भागों में से 1 भाग ये, 3 में से 1 ये, 3 में से 1 भाग ये, जिसे बोलते हैं 1/3, और 3 में से 1 भाग ये। अब बीघा कितना होगा? 1/3 एकड़। मतलब अब ये 1/3 है, ये बीघा है। ये क्या है? बीघा है। क्या है? ये बीघा, ये बीघा, ये 1 बीघा, ये 1 बीघा, ये 1 बीघा। मतलब 1 एकड़ में 3 बीघा होते थे। ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से माप तय कर दी थी कि बंगाल में अंग्रेजों ने 1 बीघा क्षेत्रफल को कितने एकड़ के बराबर तय कर दिया था? 1/3 एकड़। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? अब निज खेती व्यवस्था मतलब जो बगान मालिक थे वो खेती करवाते थे, उसके तहत कितनी जमीन आती थी? 50%, 25, 75 या 90%? तो आपको बता दूं कि सबसे कम 25% से भी कम भूमि थी वो निज खेती के अंतर्गत आती थी, मतलब बगान मालिकों के द्वारा करवाई जाती थी 25% से भी कम भूभाग पर। फिर अगला क्वेश्चन, रेयती व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत बगान मालिक रेयतों से एक अनुबंध कराते थे। क्या कराते थे? एक अनुबंध कराते थे कि हम आपको कर्ज देंगे, हम आपको रुपए देंगे ब्याज के ऊपर, आप ये रुपए लीजिए और आप क्या करिए, अपने भूमि के कितने % भूभाग पर नील की खेती कीजिए। यह प्रश्न है, जिसमें जमीन के कितने % भूभाग पर नील उगाना अनिवार्य था। इसके साथ में यह भी अनिवार्य था कि वो जमीन जिस पर आप नील उगाओ वो क्या होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि नील के जो बीज है वो भी हम ला कर देंगे, आपको कौन सी किस्म के बीज डालने हैं जमीन में वो भी हम तय करेंगे, दवाई कौन सी डालनी है वो भी हम तय करेंगे। तो उन्होंने अनुबंध किया था कि आपको अपनी भूमि के कम से कम 25% भूभाग पर, कम से कम 25% भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। किनको? वे किसान जो अंग्रेजों के साथ में अनुबंध कर लेते थे, उनके लिए यह नियम था। अगला क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, कि बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार करके नील विद्रोह की शुरुआत कब कर दी? अब बंगाल के जो किसान थे वो नील खेती का विद्रोह करने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि बगान मालिक है वो उनका दमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दमन कर रहे हैं, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवा रहे हैं, और नील की खेती उन भागों में करवा रहे हैं अपने भूमि के जो सबसे ज्यादा उपजाऊ हो। इसके साथ में मैंने पढ़ाया था एक समस्या और थी। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि नील पौधे की जड़ें थी वो जमीन में बहुत गहरी जाती थी,
और वो ज्यादातर पानी की मात्रा को सोख लेती थी और आसपास की भूमि को एकदम कम उपजाऊ कर देती थी। जब किसी एक स्थान पर नील की खेती कर ली जाती तो बाद में उस स्थान पर दूसरी जो फसल की पैदावार थी वो बहुत कम होती थी। तो किसान नहीं चाहते थे कि वो अपनी जमीन पर नील की खेती करें, लेकिन मजबूरन अंग्रेजों द्वारा उनसे नील की खेती बगान मालिकों के द्वारा, विशेषकर बगान मालिकों के द्वारा उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। तो नील विद्रोह कब शुरू हुआ? तो बंगाल के रेतों ने नील का विद्रोह शुरू किया मार्च 1859 में। मार्च 1859 में जो बंगाल के रेत थे उन्होंने नील की खेती का विद्रोह करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के दौरान बगान मालिकों के लिए लगान वसूली करने वाले एजेंटों को क्या कहा जाता था? जब नील विद्रोह चल रहा था उसमें जो बगान मालिक थे उनके लिए लगान इकट्ठा करने वाले एजेंटों को क्या कहा जाता था? तो उन एजेंटों को कहा जाता था गुमास्ता। क्या कहा जाता था? गुमास्ता। गुमास्ता का मतलब आप घूम घूम कर लगान इकट्ठा करो, तो लगान इकट्ठा करने वालों को गुमास्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन। नील विद्रोह के समय बगान मालिकों की तरफ से लाठियां चलाने वाले भाड़े के गुंडों को क्या कहा जाता था? अब जब नील विद्रोह हुआ तो कई किसानों ने तो बगान मालिकों के साथ में अनुबंध करके रखा था कि इतने साल तक हम नील की खेती करेंगे। अब जब उन्होंने विद्रोह किया तो जो बगान मालिक थे उन्होंने गुंडे बुला लिए और गुंडे से किसानों का जो विद्रोह था उसे दबाने का प्रयास करते। अब वो जो गुंडे थे उन गुंडों को क्या कहा जाता था? गुमास्ता। गुमास्ता तो साहब लगान इकट्ठा करने वाला था। गुमास्ता कौन था? लगान इकट्ठा करने वाला। लगान इकट्ठा करने वाला था लठियाल, रेयत या काश्तकार। रेयत किसान थे, काश्तकार किसान थे। लठियाल कहा जाता था, जो लठ रखते थे उसे लठियाल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन। अब 1859 में जब बंगाल के किसानों ने नील का विद्रोह किया तो उस समय ऐसा कौन सा मजिस्ट्रेट था उसने एक नोटिस जारी किया था? अंग्रेजों का एक मजिस्ट्रेट था, उसने नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जो रेत है उनको आप मजबूर, बगान मालिकों को कहा गया कि रेतों को आप मजबूर नहीं कर सकते कि आपको नील का जो अनुबंध है वो मानना ही पड़ेगा, अपनी भूमि के 25% भाग पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी, इस प्रकार आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा मजिस्ट्रेट था? वो मजिस्ट्रेट था अपना एस्ले ईडन। एस्ले ईडन ने कहा कि नहीं साहब, आप भारतीय किसानों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन। नील विद्रोह के बाद, नील का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में सरकार ने नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया था? नील विद्रोह हुआ था उसके बाद में सरकार, जो अंग्रेज थे, किसान ऐसा सोचते थे कि अंग्रेज है वो उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद कर दें। तो अब किसानों की मदद के लिए और जांच करने के लिए कैसी क्या व्यवस्था चल रही है, क्या वास्तव में नील के किसान है वो प्रताड़ित है कि नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक आयोग बनाया। उस आयोग का क्या नाम था? राजस्व आयोग, नील आयोग, कृषि सुधार आयोग या रैयत आयोग? सॉरी। तो अब नील से संबंधित था, नील उत्पादन की व्यवस्था से संबंधित था, तो उस आयोग का नाम रखा नील आयोग। क्या नाम रखा? नील आयोग। नील आयोग के सदस्यों को कहा गया कि आप जाओ बंगाल के किसानों के पास में और उन किसानों से नील की खेती संबंधी हाल पूछिए कि आपके साथ कौन सी जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो नील आयोग बनाया गया। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन। नील आयोग के वे कौन से अध्यक्ष थे? मतलब अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाजी मुल्ला जैसे काश्तकारों से गवाही ली थी? नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे जो एक किसान के पास में गए थे, हाजी मुल्ला, और उससे पूछा कि क्या तुम नील की खेती करना चाहोगे? ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत तुम नील उत्पादित कर सकते हो? तुम नील पैदा क्यों नहीं करना चाहते? तो वो नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे WS सिटनकार थे। वो अपनी कार में बैठकर हाजी मुल्ला के पास में गए। ये नील आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। WS सिटनकार अपनी कार में बैठकर किसके पास गए? हाजी मुल्ला के पास में। क्यों गए? क्योंकि ये नील आयोग के अध्यक्ष थे और हाजी मुल्ला से कुछ प्रश्न पूछने के लिए गए थे। हाजी मुल्ला ने साफ मना कर दिया, सब
हाजीमुल्लाह का कथन अगर आपने पढ़ी होगी, अपनी किताब की जो क्लास देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था हाजीमुल्लाह ने कहा था कि साहब भीख मांग लूंगा लेकिन नील की खेती नहीं करूंगा, यह हाजीमुल्लाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। जो मैंने बोला वही प्रश्न आ गया, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। यह प्रसिद्ध बयान नील आयोग के सामने किस नील काश्तकार ने दिया था? वह नील काश्तकार कौन था जिसने कहा था कि साहब भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा? इस कथन से यह पता चलता है कि नील काश्तकारों की कितनी दुर्दशा थी कि वो भीख मांग लेने के लिए तैयार थे लेकिन नील उत्पादित करने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ 25% भूभाग पर भी तैयार नहीं थे। हाजीमुल्लाह ने, यह कथन किसका था? हाजीमुल्लाह का था। अगला क्वेश्चन आज का अपना 34वां क्वेश्चन, बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी होने के बाद बगान मालिकों ने अपना ध्यान किस राज्य पर केंद्रित किया? अब बंगाल में धीरे धीरे नील उत्पादन था वो धराशायी हो गया। बंगाल के लोगों ने तो कहा साहब हम तो नील की खेती करेंगे नहीं। अब बगान मालिक थे वो बंगाल से निकलकर कहां जाने लगे? तो वो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उड़ीसा में, तो वो धीरे से बिहार में खिसक गए। वो बंगाल से बगान मालिक बिहार में खिसक गए। कहां खिसक गए? बिहार में चले गए। अगर प्रश्न पूछे कि बंगाल के बाद में बगान मालिक कहां गए, तो बिहार में चले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी ने, जिन्हें अपने भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के खिलाफ बिहार में चंपारण आंदोलन चलाया था। जब महात्मा गांधी जी बिहार में गए तो वहां पर उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में। तो महात्मा गांधी ने जो चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी वो 1917 में की थी। अब अगर प्रश्न पूछे कि ये चंपारण कहां पड़ता है, ये चंपारण कहां पड़ता है, तो ये अपना चंपारण पड़ता है बिहार में। यह चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? चंपारण आंदोलन था वो नील की खेती के विद्रोह में था, नील के विद्रोह, नील की खेती के विद्रोह में चंपारण आंदोलन था। तो ये थे अपने तीसरे पार्ट के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण 18 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपने पूरी की पूरी क्लास का एकदम मजे से आनंद उठाया होगा, क्योंकि प्रत्येक चीज इतनी हल्की लग रही है, इतनी हल्की लग रही है जैसे इनको आज ही याद किया है। क्योंकि अपने जो क्लास का जो वीडियो बनाया था, जो अपने क्लास बनाई थी चैप्टर से संबंधित पूरी जो 3 क्लासें अपलोड की थी, वो एकदम सरल तरीके से, एकदम आसानी से हर चीज मैंने आपको समझाई थी। इसीलिए आज आपको ये प्रश्न एकदम गुब्बारे जैसे हल्के लग रहे हैं। आशा करता हूं कि आपने अपने YouTube चैनल शब्दवाणी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके साथ में क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।